नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार निखिल दीक्षित टॉक में स्वागत है। दोस्त, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो हमारा प्रोनाउन होने वाला है। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगा प्रोनाउन आखिर होता क्या है और इस प्रोनाउन का कहाँ कहाँ पे यूज होता है इंग्लिश ग्रामर में। ये सभी तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। इससे पहले मैंने एक क्लास कराई है इंग्लिश ग्रामर की, जिसमें मैंने आप सभी को बेसिक चीज़ें बताई हैं और उसमें मैंने फर्स्ट क्लास में मैंने आप सभी को नाउन के बारे में भी बताया है और ये भी बताया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। नाउन के बारे में हर एक जानकारी छोटी से लेकर बड़ी तक मैंने पहले वीडियो में दी है। वो पहले वीडियो की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, जहां पर आप जाके आसानी से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा प्रोनाउन है। ये आज की हमारी सेकेंड क्लास है। इस सेकेंड क्लास में दोस्त आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि आखिर प्रोनाउन क्या होता है और प्रोनाउन के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने काइंड्स इसके होते हैं और कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ यूज होती है। ये छोटी से लेकर बड़ी चीज़, हर एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस होने वाली है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई वीडियो हमारे द्वारा अपलोड किया जाएगा हमारे चैनल पर तो सबसे पहले उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगी। इसी के लिए नोटिफिकेशन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा और हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और जो भी क्वेरी या फीडबैक आप देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रोनाउन, जिसको हम सर्वनाम बोलते हैं हिंदी भाषा में। तो आज मैं प्रोनाउन के बारे में हर एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो अभी तक आपने हमारे चैनल पर हिस्ट्री की क्लासेस हैं, ज्योग्राफी की क्लासेस हैं और हिंदी की क्लासेस हैं। अगर आप वहाँ से अपना बेसिक मजबूत करना चाहते हैं, हिस्ट्री की कई क्लासेस मैंने वहाँ पे करा रखी हैं दोस्त, तो वहाँ पे जाके आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। और हिंदी के भी कई सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे करा रखे हैं, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो प्रोनाउन है दोस्त। तो प्रोनाउन आखिर होता क्या है, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि जो मैंने वर्ड लिखा है उसका मतलब क्या होता है। तो गौर से देखिएगा दोस्त। तो सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि प्रोनाउन होता क्या है। तो प्रोनाउन दोस्त होता है सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड। सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड होता है प्रोनाउन। सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड का मतलब क्या होता है कि जो प्रोनाउन होता है वो नाउन की जगह ले लेता है। किसकी जगह ले लेता है? नाउन की जगह ले लेता है। नाउन को रिप्लेस करके वहां पे प्रोनाउन लग जाता है। अभी मैं आप सभी को एग्जाम्पल की सहायता से हर एक चीज यहाँ पे बताने वाला हूं। सबसे पहले जो जानकारी बेसिक आपको दे रहा हूं वो सुनिएगा। प्रोनाउन क्या होता है? सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड होता है। ये क्या करता है? नाउन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे आ जाता है। नाउन को रिप्लेस करके क्या करता है? उसकी जगह ले लेता है। कौन ले लेता है? प्रोनाउन ले लेता है। तो देखिएगा जरा, इसको हम हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं? तो हिंदी भाषा में इसको बोलते हैं सर्वनाम। और आखिर इसको बोलते क्या है? सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड बोलते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड। सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड का मतलब होता है कि एक चीज को एक चीज को हटा के उसकी जगह ले लेना, मतलब सब्स्टिट्यूट कर देना। एक चीज को हटा के उसकी जगह ले लेना, मतलब सब्स्टिट्यूट करना ही कहलाता है सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड। बात आई समझ इतनी आपको? बिल्कुल आई। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, उसकी सहायता से आपको मैं और भी बेहतरीन अंदाज में यहाँ पे सिखाऊंगा कि आखिर प्रोनाउन क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि प्रोनाउन करता क्या है। तो प्रोनाउन भैया नाउन की जगह ले लेता है। क्या करता है? नाउन की जगह ले लेता है। तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड का मतलब होता है कि नाउन को रिप्लेस करके वहां पे प्रोनाउन लग जाता है। नाउन को हटा के वहां पे प्रोनाउन आ जाता है। तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख के लाया हूं। अशोक इज माई ब्रदर। अशोक इज माई ब्रदर। He has gone to school.
He has gone to school. Lata is my sister. She is reading. She is reading. तो गौर से यहाँ पे आपको समझना है। क्या समझना है भैया? यहाँ पे गौर से हर एक चीज आपको यहाँ पे देखनी है कि मैं आपको बताने क्या जा रहा हूँ। एक मिनट, इसको एक ही लाइन में कर लीजिए भैया। ही हैज गॉन टू स्कूल। ही हैज गॉन टू स्कूल। सी इज रीडिंग, इसको भी एक ही लाइन में कर लीजिएगा। सी इज रीडिंग। अब यहाँ पे आपको देखना है, मैं बताने आपको क्या जा रहा हूं। गौर से देखिएगा, पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा? अशोक इज माई ब्रदर। अशोक मेरा भाई है। ही हैज गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। लता इज माई सिस्टर। सी इज रीडिंग। लता इज माई सिस्टर। सी इज रीडिंग। लता मेरी बहन है, वह पुस्तक पढ़ रही है। तो गौर से देखिएगा, यहाँ पे जो अशोक शब्द है ये है क्या आखिर? अशोक जो शब्द है ये नाम है। नाम है ना? तो जब नाम है तो इसको हम नाउन बोलेंगे। कल ही मैंने सिखाया था आपको, नाम है तो ये नाउन होगा। होगा कि नहीं होगा? अरे भैया नाम है तो नाउन है, तो यहाँ पे अशोक जो है वो नाउन हो गया। बात आई समझ? अब यहाँ पे जरा बताइएगा, लता क्या है हमारा? लता भी हमारी नाउन है, क्योंकि एक लड़की का नाम है। लता भी हमारा नाउन है। अब गौर से समझिएगा जरा, अशोक इज माई ब्रदर। ही हैज गॉन टू स्कूल। ही हैज गॉन टू स्कूल। ही हैज गॉन टू स्कूल। तो हाँ देखिए, मैं आपको क्या बता रहा था, यहाँ लिखा अशोक इज माई ब्रदर, ही हैज गॉन टू स्कूल। यहाँ पे जो अशोक शब्द है ये हमारा नाउन है। अशोक जो है वो हमारा नाउन है। अब गौर से देखिएगा, यहाँ पे जो अशोक आना चाहिए था, इस अशोक की जगह किसने ले लिया? इस अशोक की जगह किसने ले ली? प्रोनाउन ने ले ली। किसने ले ली? प्रोनाउन ने ले ली। अब ये जो ही लगा दिया है यहाँ पे, ये ही क्या है? ये प्रोनाउन ही तो है। तो गौर से समझिएगा, यहाँ पे अशोक की जगह किसने ले ली? प्रोनाउन ने ले ली। तो मैंने आपको क्या बताया था, प्रोनाउन क्या करता है? नाउन को सब्स्टिट्यूट कर देता है, मतलब नाउन की जगह ले लेता है। तो यहाँ पे नाउन होना चाहिए अशोक। ये अशोक नाउन यहाँ भी होना चाहिए, और यहाँ पे प्रोनाउन आ गया है। क्या आ गया है? प्रोनाउन आ गया है। यहाँ पे अशोक, यहाँ पे देखिए गौर से, यहाँ पे अशोक है और यहाँ पे भी अशोक होना चाहिए, पर यहाँ पे अशोक की जगह किसने ले ली? प्रोनाउन ने ले ली। तो यहाँ पे जो अशोक है वो नाउन है, नाउन को रिप्लेस किसने किया? प्रोनाउन ने कर दिया। तो गौर से ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब अगला एग्जाम्पल देखिएगा, लता इज माई सिस्टर, सी इज रीडिंग। गौर से समझिएगा, ये जो लता है वो हमारे नाउन है। लता क्या है? नाउन है। लता इज माई सिस्टर, सी इज रीडिंग। सी इज रीडिंग। यहाँ पे जो सी है ये हमारा क्या है? प्रोनाउन है। क्या है भैया? प्रोनाउन है। सर्वनाम है कि नहीं है? अरे प्रोनाउन है कि नहीं है? तो गौर से देखिएगा, यहाँ पे हमारा लता आना चाहिए। क्या आना चाहिए? लता आना चाहिए। और लता हमारा नाउन है, उसी नाउन को इस सी ने क्या किया? रिप्लेस कर दिया। उसी नाउन को इस सी ने क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। इस सी ने क्या किया? इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। किसको सब्स्टिट्यूट कर दिया? नाउन को सब्स्टिट्यूट कर दिया। मतलब इस सी ने नाउन की जगह ले ली। इसी के लिए हम प्रोनाउन को क्या बोलते हैं? प्रोनाउन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड, मतलब नाउन की जगह ले लेता है। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम एक दो एग्जांपल और देंगे जिससे और बेहतरीन तरीके से आपको क्लियर होगा हर एक चीज। लिखा है राम इज ए गुड बॉय। एंड Ram is also a intelligent boy.
इंटेलिजेंट बॉय। अब गौर से समझिएगा, क्या समझिएगा, गौर से समझिएगा। यहां पे किसके बारे में बात की जा रही है? राम के बारे में बात की जा रही है। किसके बारे में बात की जा रही है? राम के बारे में बात की जा रही है। तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है? राम है। सब्जेक्ट क्या है? राम है। एक चीज, इसको समझाने से पहले एक चीज और आपको आनी चाहिए, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यहां पे देखिएगा लिखा है राम इज ए गुड बॉय। अभी मैं आपको बताता हूं, ये गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट भी मालूम होना चाहिए। जब सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आपको मालूम होगा तो ये एग्जाम्पल भी बेहतरीन ढंग से आपको क्लियर होगा। यहाँ पे जो राम है, इस राम के बारे में बात की जा रही है। किसके बारे में बात की जा रही है? राम के बारे में बात की जा रही है। किसके बारे में बात की जा रही है? राम के बारे में बताया जा रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है। तो जिसके बारे में बात की जा रही होगी उसको बोलेंगे सब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे। सब्जेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? सब्जेक्ट, या हिंदी में बोलते हैं कर्ता। क्या बोलेंगे? कर्ता। उसको हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे। और जो बात कही जा रही होगी उसके बारे में, जो बात कही जा रही होगी उसको क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट। क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में आपको डिफरेंस नजर आ गया होगा और समझ भी आ गया होगा। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में कोई बात कही जा रही हो, जिसके बारे में उस वाक्य में चर्चा हो रही हो, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। और जो बात कही जा रही है, जो बात सब्जेक्ट के बारे में कही जा रही है, उसको बोलते हैं प्रेडिकेट। तो ये चीज भी आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, फिर इस पे आता हूं प्रोनाउन पे। आप गौर से समझिएगा, यहां पे जो राम है वो हमारा क्या है? सबसे पहले तो ये नाउन है। नाउन के साथ साथ और क्या है? सब्जेक्ट भी है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब गौर से देखिएगा, राम इज ए गुड बॉय एंड यहां भी राम है भैया, यहां भी नाउन है कि नहीं है? नाउन, नाउन है कि नहीं है नाउन। अब गौर से समझिएगा, क्या समझिएगा? गौर से जो मैं बताने जा रहा हूं वो समझिएगा। तो यहां लिखा है राम इज ए गुड बॉय एंड राम इज आल्सो अ इंटेलिजेंट बॉय। मैंने आपको प्रोनाउन में क्या बताया था? प्रोनाउन में यह बताया था कि प्रोनाउन क्या करता है? नाउन को सब्स्टिट्यूट कर देता है, मतलब नाउन की जगह ले लेता है। तो गौर से देखिएगा, यहां भी नाउन है और यहां भी नाउन है। तो एक वाक्य में दो दो नाउन होना कोई जरूरी बात नहीं है। तो इस वाले नाउन की जगह हम क्या करेंगे? इस वाले नाउन की जगह हम क्या लगा सकते हैं? प्रोनाउन लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? प्रोनाउन लगाएंगे। तो गौर से देखिएगा, जब प्रोनाउन लगाएंगे तो क्या बनेगा हमारा सेंटेंस? राम इज ए गुड बॉय एंड, अब ये वाला जो राम है इसकी जगह हम क्या लगाएंगे? ही लगाएंगे। अभी बताएंगे आपको कि ही हम क्यों लगाते हैं। ही इज आल्सो ए इंटेलिजेंट बॉय। ही इज आल्सो ए इंटेलिजेंट बॉय। इंटेलिजेंट बॉय। अब गौर से समझिएगा, ही इज आल्सो अ इंटेलिजेंट बॉय। यहां पे जो मैंने ही लगाया है ये क्या है आपका? ये प्रोनाउन है। अब इस प्रोनाउन ने किया क्या है? इस प्रोनाउन ने नाउन को क्या कर दिया है? सब्स्टिट्यूट कर दिया है, मतलब नाउन की जगह ले ली है। यहाँ पे जो नाउन था उसकी जगह किसने ले ली? ही ने ले ली। अब ये ही है क्या? ये प्रोनाउन है। तो बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। प्रोनाउन क्या करता है? नाउन को सब्स्टिट्यूट करता है, नाउन की जगह ले लेता है। तो इतनी चीज आपको बेहतरीन ढंग से क्लियर हो चुकी होगी। अब एक चीज आपको और भी क्लियर होनी चाहिए, जब बात आती है ही और सी की, तो हमेशा याद रखिएगा, ही हम किसके साथ लगाएंगे? हमेशा लगाएंगे किसके साथ? पुरुष के साथ। किसके साथ? पुरुष, बॉय। ठीक। सी किसके साथ लगाएंगे? हमेशा हम लड़की के साथ लगाएंगे। किसके साथ? गर्ल्स के साथ या वुमेन्स के साथ। बात आई समझ? इट किसके साथ लगाएंगे? इट की किसके साथ लगाएंगे? वस्तु के साथ लगाएंगे। किसके साथ? वस्तुओं के साथ हमेशा हम इट का प्रयोग करेंगे। वस्तुओं के साथ हम हमेशा इट का प्रयोग करेंगे। अब ये ही, सी, इट हैं क्या? ये हमारे क्या है? प्रोनाउन है। अब मैं आपको डिफिनीशन पे लेके चलता हूं। ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी कि प्रोनाउन होता क्या है। तो प्रोनाउन वो शब्द होता है जो नाउन को रिप्लेस करके उसकी जगह ले लेता है, मतलब नाउन को सब्स्टिट्यूट करके उसके स्थान पर आ जाता है। वही शब्द हमारा क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। तो ये चीजें बढ़िया से क्लियर हो चुकी होंगी।
अब यहाँ पे हम डिफिनीशन की बात कर लेते हैं, इसकी डिफिनीशन लिख लीजिएगा। प्रोनाउन इज ए वर्ड, pronoun is a word which is used in place of a noun, placed of a noun are called pronoun। बात आई समझ? मैंने क्या लिखा गौर से समझिएगा। प्रोनाउन इज ए वर्ड, प्रोनाउन या सर्वनाम एक ऐसा शब्द है विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं या सर्वनाम बोलते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। जब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में क्या है? आई है, बी है, ही, सी, इट, दे, etc, कई सारे और भी हैं। तो बात आई समझ? जहां भी आपको ये वर्ड नजर आ जाए, आई, वी, ही, सी, इट, दे, etc, तब याद रखना वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। ये हमारी प्रोनाउन की पहचान है। तो इतनी चीज भी आपको क्लियर हो चुकी होगी बढ़िया बेहतरीन तरीके से। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब आपको मैं बताऊंगा कि प्रोनाउन के आखिर काइंड्स भी कुछ होते हैं, प्रोनाउन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। अब उन प्रकार के बारे में यहाँ पे हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अब हम आते हैं भैया काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो नंबर 1 हमारा कौन सा आता है भी ये बताइएगा जरा। नंबर 1 हमारा आता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन या पुरुषवाचक सर्वनाम, क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। फिर दूसरा कौन सा आता है? डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तीसरा कौन सा है? रिलेटिव प्रोनाउन। चौथा कौन सा भैया? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। पांचवा कौन सा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन को। तो पर्सनल प्रोनाउन को हम बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। ये क्लास दोस्त सबके लिए इंपॉर्टेंट है। वो चाहे कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो या एकेडमिक हो, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बेसिक से लेके आपको चल रहा हूं। फिर आता है संबंधवाचक। फिर कौन सा आता है भैया? हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, मतलब प्रश्नवाचक। फिर कौन सा? रिफ्लेक्सिव यानी निजवाचक सर्वनाम।
तो भैया मैंने आपको क्या बताया, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की यहाँ पे मैंने बात की। तो पहला जो काइंड्स है वो है पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। तीसरा है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। चौथा है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। एक बार हमारे साथ रिपीट करिएगा, पर्सनल प्रोनाउन, उसके बाद कौन सा प्रोनाउन, पर्सनल के बाद कौन सा प्रोनाउन, डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसके बाद इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो ये हमारे 5 होते हैं। पहला पर्सनल प्रोनाउन, डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन एंड लास्ट वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये हमारे प्रोनाउन हैं। अब हम एक एक करके सभी प्रोनाउन के बारे में आप सभी लोगों को 0 लेवल से एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा। हर एक चीज आपको यहाँ पे बताने वाला हूं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बनी रहिएगा। जो भी जानकारी हमारे द्वारा दी जा रही है, अगर आपको अच्छी लग रही हो, आपको समझ आ रहा हो, तो दोस्त कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए, आज का जो हमारा नंबर 1 काइंड्स है वो है पर्सनल प्रोनाउन। अब हम चर्चा करेंगे पर्सनल प्रोनाउन आखिर क्या होता है। इनको हम हटा लेते हैं ताकि यहाँ पे स्पेस हो जाए। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन वो सर्वनाम होते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। किसी व्यक्ति के लिए या किसी वस्तु के लिए जो सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं या पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कौन? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन याद रखिएगा, वो व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जा रहे होंगे या तो वो वस्तु के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, या तो वो व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जा रहे होंगे या वस्तु के लिए प्रयोग किए जा रहे होंगे। इन दोनों के सिवाय किसी तीसरे के लिए ये प्रयोग नहीं किए जाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम या पर्सनल प्रोनाउन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? या तो वो व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जा रहे होंगे या तो वो किसी वस्तु के लिए प्रयोग किए जा रहे होंगे। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। यहां पे एग्जाम्पल देखते हैं। यू हैव अ वॉच, यू हैव अ वॉच। नंबर 2 एग्जाम्पल क्या है हमारा? वी वेंट टू द टेम्पल, वी वेंट टू द टेम्पल, वी वेंट टू द टेम्पल, वी वेंट टू द टेम्पल। फिर अगला एग्जाम्पल क्या है भैया? आई एम ए बॉय, आई एम ए बॉय। अब गौर से समझिएगा, यहां पे मैंने आपको क्या बताया? पर्सनल प्रोनाउन में मैंने आपको बताया कि पर्सनल प्रोनाउन वो होते हैं जो अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं। अपने का मतलब व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं और वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अब आपको यहां पे समझना है, यू हैव अ वॉच, यू हैव अ वॉच, तुम्हारे पास एक घड़ी है। यू हैव अ वॉच, तुम्हारे पास एक घड़ी है। तो ये घड़ी हमारी क्या है? एक वस्तु ही तो है। ये घड़ी हमारी क्या है? एक वस्तु ही तो है। यू हैव अ वॉच, हम कह रहे हैं तुम्हारे पास एक घड़ी है। तो मैंने यहाँ पे घड़ी के साथ प्रोनाउन का प्रयोग कर रहा हूं।
यहाँ पे मैं घड़ी के साथ एक सर्वनाम का प्रयोग कर रहा हूँ, इसी के लिए हम इसको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। मतलब घड़ी हमारी वस्तु है और उस वस्तु के साथ हम प्रोनाउन का प्रयोग कर रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? तुम्हारे पास एक घड़ी है, यू हैव अ वॉच। तो जब हम किसी वस्तु के लिए, किसी वस्तु के साथ या किसी व्यक्ति के साथ प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। बात आई समझ? बिल्कुल आई। फिर यहां लिखा है वी वेंट टू द टेम्पल, वी वेंट टू द टेम्पल, वी वेंट टू द टेम्पल, हम मंदिर गए। वी वेंट टू द टेम्पल, हम मंदिर गए। तो यहाँ पे हम अपने बारे में बता रहे हैं। अपने का मतलब क्या है? हम व्यक्ति के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है कि जो व्यक्ति हैं वो मंदिर गए। मतलब यहाँ पे व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। किसके बारे में बात की जा रही है? व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, तभी तो इसको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अभी मैंने आपको बताया है कि पर्सनल प्रोनाउन जो होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति और वस्तु के बारे में ही चर्चा करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है वी वेंट टू द टेम्पल, हम मंदिर गए। तो हम अपने बारे में बता रहे हैं। अपने का मतलब क्या है? हम व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं कि वह व्यक्ति मंदिर गया। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। आई एम ए बॉय, तो यहाँ भी एक व्यक्ति के बारे में ही बताया जा रहा है। मैं एक लड़का हूं, मैं अपने बारे में बता रहा हूं ना, मैं एक व्यक्ति हूं। जब व्यक्ति हूं तभी तो मैं अपने बारे में बता रहा हूं। आई एम ए बॉय, आई एम ए बॉय। तो मैंने आपको क्या बताया? पर्सनल प्रोनाउन वो होते हैं जो व्यक्ति के बारे में अथवा किसी वस्तु के बारे में बताते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। तो यहाँ लिखा आई एम ए बॉय, तो ये यहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में चर्चा हो रही है। वी वेंट टू द टेम्पल, कह रहे हैं कि हम मंदिर गए। हम का मतलब क्या है? व्यक्ति कुछ है जो मंदिर गए। तो यहाँ पे भी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। यू हैव अ वॉच, तो यहाँ पे वस्तु के बारे में बात हो रही है। मतलब पूछा जा रहा है तुम्हारे पास एक घड़ी है, मतलब कहा जा रहा है कि तुम्हारे पास एक घड़ी है। तो यहाँ पे वस्तु और व्यक्ति के बारे में ही चर्चा होती है। किसमें? पर्सनल प्रोनाउन में या पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो ये चीजें आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। अब यहां पे आपको नोट करके लिख लेना, यू, आई, ही, सी। इससे किसका बोध होता है? व्यक्ति का बोध होता है। ये हमेशा व्यक्ति के लिए लगाया जाता है। और जो इट होता है, इट, इट, तो इट किसके साथ लगाया जाता है? वस्तु के साथ लगाया जाता है। किसके साथ? वस्तु के साथ। इससे किसका बोध होता है? वस्तु का बोध होता है। यू, आई, ही, सी, इससे व्यक्ति का बोध होता है। और इट से किसका बोध होता है? वस्तु का बोध होता है। तो इट, वस्तु के साथ हम हमेशा इट का प्रयोग करेंगे। और अगर व्यक्ति है तो उसके साथ यू भी लगा सकते हैं, आई भी लगा सकते हैं, ही भी लगा सकते हैं, सी भी लगा सकते हैं, पर वो कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे होता है। तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है वो भी आपको क्लियर हो चुका होगा। तो इतना आपको नोट कर लेना भाई। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। ये जो पर्सनल प्रोनाउन है आपको क्लियर हो चुका होगा। अब जो अगला हमारा आता है वो आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको हम बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम बोलते हैं। नंबर सेकंड है हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? संकेतवाचक सर्वनाम बोलते हैं। संकेतवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम बोलते हैं। अब ये चीज बताइएगा कि ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या संकेतवाचक सर्वनाम होता क्या है?
क्या होता है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या संकेतवाचक सर्वनाम, बताइएगा जरा। तो डिमोन्स्ट्रेटिव वो ऐसे सर्वनाम होते हैं जो किसकी ओर संकेत करते हैं। यहाँ पे देखिएगा हिंदी से आपको ये एक चीज क्लियर हुई होगी कि ये संकेत करते हैं, किसकी ओर संकेत करते हैं, तो संकेत ये नाउन की तरफ करते हैं। किसकी तरफ करते हैं, संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। कौन करता है, डिमोन्स्ट्रेटिव सर्वनाम वो सर्वनाम होते हैं जो संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। किसकी ओर संकेत करते हैं, संज्ञा या नाउन की ओर संकेत करते हैं। ऐसे सर्वनाम जो किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हों। संज्ञा मतलब नाउन की ओर संकेत करते हैं। कौन करता है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करता है, संज्ञा की ओर संकेत करता है या नाउन की ओर संकेत करता है। ऐसे सर्वनाम जो किसी संज्ञा या नाउन की ओर संकेत करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं या संकेतवाचक सर्वनाम बोलते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे लिखा है दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि ये दिस का प्रयोग कहाँ करेंगे, दीज का प्रयोग कहाँ करेंगे, दैट का कहाँ करेंगे, दोज का कहाँ करेंगे, ये सभी चीजें आपको बताने वाला हूं। फिर अगला एग्जाम्पल है दैट इज अ मैंगो ट्री, दैट इज ए मैंगो ट्री, दैट इज ए मैंगो ट्री। नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल ये है, नंबर सेकेंड एग्जाम्पल ये, नंबर थर्ड है दीज आर सेट्स, दीज आर सेट्स, दीज आर सेट्स, दीज आर सेट्स, दीज आर सेट्स। तो पहला एग्जाम्पल है दिस इज माई हाउस, दैट इज अ मैंगो ट्री एंड थर्ड वन इज दीज आर सेट्स। Number fourth is those are words, 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 those are words। क्या लिखा है मैंने, those are words लिखा है। वे पक्षी हैं, वे पक्षी हैं। दीज आर शर्ट, वह कमीजें हैं, ये कमीजें हैं, ये कमीजें हैं, ये कमीजें हैं। ये कमीजें हैं। दैट इज अ मैंगो ट्री, दैट इज अ मैंगो ट्री, दैट इज अ मैंगो ट्री का मतलब वहां एक आम का पेड़ है, आम का पेड़ है। यह मेरा घर है, गौर से समझिएगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, आपको गौर से देखना यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ। मैंने आपको बताया डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो नाउन की ओर संकेत करते हैं। संकेत का मतलब है नाउन की ओर इशारा करते हैं। किसकी ओर इशारा करते हैं, नाउन की ओर इशारा करते हैं। तो आपको गौर से समझना है। मान लीजिएगा आपके यहाँ कोई आपका फ्रेंड आया बाहर से आपको मिलने के लिए और आप घर से बाहर हैं, ज़्यादा दूरी पे नहीं है आप घर से, पर जैसे मान लीजिएगा आपके दोस्त ने आपसे बोला कि आपका घर कौन सा है, तो आप यही तो करेंगे इशारा करके, फलाना वाला हमारा घर है, वो वाला हमारा घर है, ऐसे इशारा करके कहेंगे ना। तो एक तरीके का आप इशारा कर रहे हैं। जब आप इशारा कर रहे हैं या संकेत कर रहे हैं तो इसी को हम बोलते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं।
अब गौर से समझिएगा यहाँ पे एग्जाम्पल की सहायता से। दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। तो मैंने इशारा करके बताया, संकेत करके बताया, संकेत देके बताया कि यह मेरा घर है। क्या किया मैंने? यह मेरा घर है। तो ये हमारा क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या संकेतवाचक सर्वनाम है। फिर लिखा है दैट इज अ मैंगो ट्री, वह एक आम का पेड़ है। तो मैंने ऐसे इशारा करके कहा कि वह एक आम का पेड़ है, वह एक आम का पेड़ है। फिर यहाँ नंबर 3 पे लिखा है दीज आर शर्ट्स, दीज आर शर्ट्स, ये कमीजें हैं। मैंने इशारा करके बताया या संकेत करके बताया कि ये कमीजें हैं। फिर नंबर 4 पे आता है दोज आर वर्ड्स, दोज आर वर्ड्स, वे पक्षी हैं, वे पक्षी आसमान में हैं। तो मैं उन पक्षियों की और क्या कर रहा हूं? संकेत दे रहा हूं या इशारा कर रहा हूं, इशारा करके बता रहा हूं वे पक्षी हैं। अब गौर से समझना है आपको ये कि ये दिस, दैट, दीज और दोज, ये जो 4 हमारे शब्द हैं, ये जो 4 हमारे वर्ड हैं, इनका हम प्रयोग कहां पे करते हैं? तो गौर से आपको समझना है। ये जो दिस शब्द है, ये जो दिस शब्द है, इसका हम प्रयोग हमेशा पास की वस्तु के लिए करते हैं, पास की एक वस्तु के लिए करते हैं, पास की एक वस्तु के लिए करते हैं। मैंने आपको क्या बताया? ये जो दिस शब्द है, इस दिस शब्द का प्रयोग हम पास की वस्तु के लिए करते हैं और वो वस्तु अकेली होनी चाहिए, वो वस्तु एक होनी चाहिए और वो पास होनी चाहिए। हमारे पास एक वस्तु होनी चाहिए, वो अकेली होनी चाहिए, उसके साथ हम हमेशा दिस का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिएगा मेरे पास ये मार्कर है, ये हमारे पास मार्कर पेन है, तो ये अकेला है, सिंगल है, और ये हमारे पास भी है, तो इसके साथ हम हमेशा दिस का प्रयोग करेंगे। क्या किसका प्रयोग करेंगे? दिस का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक वस्तु है और एक अकेली भी है और हमारे पास है, पास का मतलब हमारे नज़दीक है, तो इसके साथ हम हमेशा दिस का प्रयोग करेंगे। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब आता है हमारा दैट। अब हम दैट का प्रयोग कैसे करते हैं? तो याद रखिएगा दैट का प्रयोग हम कैसे करते हैं? दैट का प्रयोग हमेशा हम दूर वाली वस्तुओं के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? दूर वाली वस्तुओं के लिए करते हैं, और वो वस्तु एक अकेली होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अकेली होनी चाहिए। वो वस्तु हमारी अकेली होनी चाहिए और वो हमसे काफी दूरी पे होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? दूरी पे होनी चाहिए। अब जैसे मार्कर मैंने अपने से कुछ दूरी पर रख दिया, अपने से कुछ दूरी पर रख दिया, अपने से कुछ दूरी पर हमने अपना मार्कर रख दिया है, तो ये मार्कर भी एक अकेला है वहां पे और हमसे दूरी पर है, तो इसके लिए हम हमेशा दैट का प्रयोग करेंगे। इसके लिए हम हमेशा दैट का प्रयोग करेंगे। ये दैट का प्रयोग कहां पे करेंगे? दूर की वस्तु के लिए, दूर की अकेली वस्तु के लिए, दूर की अकेली वस्तु के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? दूर की अकेली वस्तु के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। अब आता है हमारा दीज। अब हमारा आता है दीज। अब गौर से सबको समझना है दीज। मैं कुछ चीजें ले लेता हूं जिससे आपको हर बढ़िया से क्लियर हो जाए। अब आपको यहां पे समझना है गौर से, दीज का प्रयोग कैसे करेंगे। मान लीजिएगा आप सभी को कैमरे में नजर आ रहे होंगे, हमारे पास कई सारे पेन्स हैं, कई सारे यहाँ पे हमारे पास पेन्स हैं। तो एक प्रकार की ये सभी के सभी पेन्स जो हैं हमारी वस्तुएं हैं कि नहीं है? हैं, बिल्कुल हैं। अब गौर से देखिएगा, ये दीज का प्रयोग हम पास वाली वस्तुओं के लिए करेंगे और वो वस्तु एक से ज्यादा होनी चाहिए, वो वस्तु हमारी एक से ज्यादा होनी चाहिए और वो हमारे से नजदीक होनी चाहिए। अब ये देखिएगा गौर से, ये जो पेन है वो कई सारे हैं, कई सारे हैं, कई सारे का मतलब एक से ज्यादा हैं और ये हमारे नजदीक भी हैं, तो इनके साथ हम हमेशा दीज का प्रयोग करेंगे। तो ये चीज भी आपको क्लियर हो चुकी होगी। हमारे पास कई सारे पेन्स हैं और ये पेन हमसे काफी नजदीक में है, हमसे काफी नजदीक में है। जब कई सारे पेन्स हैं और हमसे काफी नजदीक हैं तो हम हमेशा इसके साथ दीज का प्रयोग करेंगे। दीज शब्द का हम प्रयोग वहां पे करते हैं जो वस्तु हमारे बिल्कुल करीब हो और वो वस्तु काफी ज्यादा हो मात्रा में, उसके साथ हम हमेशा दीज का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। कहां करते हैं दीज का प्रयोग? कहां करते हैं भैया दीज का प्रयोग? यहां लिख लीजिएगा,
पास की अनेक वस्तुओं के लिए, पास की अनेक वस्तुओं के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पास की अनेक वस्तुओं के लिए हम हमेशा दीज का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज भी आपको बेहतरीन ढंग से क्लियर हो चुकी होगी। अब आते हैं हमारा और लास्ट वन है दोज। अब इसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं ये भी चीज आपको मालूम होनी चाहिए। फिर से मैं पेन उठा लेता हूं। अब गौर से यहां पे आपको देखना ये है कि हमारे पास कई सारे पेन्स हैं, हमारे पास कई सारे पेन्स हैं। अब ये जो पेन्स हैं ये हमारी वस्तु हैं कि नहीं है? अब ये पेन्स हमसे काफी ज्यादा दूरी पर रखे हैं, ये पेन्स हमसे काफी ज्यादा दूरी पर हैं, हमारी दूरी और पेन की दूरी काफी ज्यादा दूर है मान लीजिएगा। तो याद रखिएगा दोज का प्रयोग हम उस वस्तु के लिए करते हैं जो वस्तु हमसे काफी दूरी पर हो और वो वस्तु काफी ज्यादा मात्रा में हो। मतलब एक से ज्यादा होनी चाहिए वो वस्तु और हमसे काफी ज्यादा दूर पे होनी चाहिए, उसके साथ हम हमेशा दोज का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज भी आपको क्लियर हो चुकी होगी। यहां लिख लीजिएगा भैया, दूर की अनेक वस्तुओं के साथ, दूर की अनेक वस्तुओं के साथ प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दोज का। तो ये चीज भी आपको क्लियर हो चुकी होगी बढ़िया ढंग से। तो इतना आपको नोट कर लेना है। क्या कर लेना है? नोट कर लेना है। अब एग्जाम्पल की सहायता से आपको समझना है। दिस इज माई हाउस। अगर मैंने किसी व्यक्ति से कहा कि यह मेरा घर है, तो जाहिर सी बात है कि हम घर के नजदीक होंगे, जाहिर सी बात है हम घर के नजदीक होंगे, तभी तो हमने इशारा करके बताया या संकेत करके बताया कि वह मेरा घर है, क्योंकि हम घर के नजदीक हैं, तभी हमने यहाँ पे दिस का प्रयोग किया है। और घर एक अकेला है, घर एक अकेला है, तो मैंने आपको क्या बताया था? दिस का प्रयोग हम ऐसी वस्तुओं के लिए करते हैं जो वस्तु अकेली हो, सिंगल हो और वो हमारे नजदीक हो। ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। दैट इज अ मैंगो ट्री। वह एक आम का पेड़ है। अब मान लीजिएगा आम का पेड़ ज्यादा से ज्यादा बागों में होता है, जंगलों में होता है। तो मान लीजिएगा मैं यहाँ पे खड़ा हूं, हमसे 500 मीटर या 100 मीटर दूरी पर एक बाग है, मान लीजिएगा 50 मीटर दूरी पर एक बाग है, वहां पे आम का पेड़ लगा हुआ है। तो मैंने इशारा करके बोला वह एक आम का पेड़ है। दैट इज अ मैंगो ट्री। तो दैट हम ऐसी वस्तुओं के लिए करते हैं जो वस्तु अकेली हो और हमसे काफी दूरी पर हो। तो ये चीज भी आपको क्लियर हो चुकी होगी। फिर यहां पे लिखा है दीज आर सेट्स। मैंने दीज आर सेट बोला, दीज आर सेट्स बोला, ये कमीजें हैं। जाहिर सी बात है वो जो सेट्स होंगी, सेट होंगी, जो पहनने वाली सेट होती वो हमारे पास ही होंगी। और कोई एक अकेली तो सेट होती नहीं हमारे पास, कई सारी होती सेट, कई सारी सेट्स होती हैं और वो हमारे पास ही होती हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था? दीज हम उसके लिए प्रयोग करते हैं, कुछ ऐसी वस्तुओं के लिए प्रयोग करते हैं जो वस्तु हमारे पास हो और काफी ज्यादा मात्रा में हो, तो उसके साथ हम हमेशा दीज का प्रयोग करते हैं। फिर आता है दोज आर वर्ड्स। चिड़िया तो हमारे पास झुंड में होती नहीं है, चिड़िया तो हमसे काफी ज्यादा दूरी पर होती हैं, आसमान में उड़ती हैं। जैसे मान लीजिए मैंने देख लिया वो आसमान में झुंड बना के चिड़िया जा रही है, तो मैंने उनसे बोला दीज आर बर्ड्स, बे पक्षी हैं, संकेत करके बताया, संकेत करके बोला बे पक्षी हैं। तो चिड़िया तो हमसे काफी दूरी पर है। तो मैंने आपको क्या बताया था? दोज हम उसके लिए लगाते हैं जो हमसे काफी ज्यादा दूरी पर हों और अनेक हों, तो उसके लिए हम हमेशा दोज का प्रयोग करते हैं। तो हमें तो उम्मीद है कि दिस, दैट, दीज और दोज, इन चारों शब्दों का आपको मतलब भी क्लियर हो गया होगा और ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। तो इतना आपको नोट कर लेना है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इतनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी।
इतनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, हमें उम्मीद है। अब आपको एक चीज और भी मालूम होनी चाहिए। मालूम क्या होना चाहिए कि इन प्रोनाउन के बाद हमेशा क्रिया ही लगाई जाएगी। इन प्रोनाउन के बाद हमेशा क्रिया ही आएगी। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो इसमें आने वाले जो प्रोनाउन हैं उनके बाद हमेशा क्रिया ही आएगी। उनके बाद हमेशा क्रिया ही आएगी। तो यहां लिख लीजिएगा, प्रोनाउन के बाद क्या आएगी? प्रोनाउन के बाद हमेशा वर्ब ही आएगी। वर्ब का मतलब क्रिया ही आएगी। क्या आएगी? क्रिया ही आएगी प्रोनाउन के बाद। तो ये चीज भी आपको क्लियर हो चुकी होगी। फिर उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक, जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको हम बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। तो अब आपको गौर से समझना है कि संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है। जब हम बात करें संबंधवाचक सर्वनाम की, तो याद रखिएगा, संबंधवाचक सर्वनाम में दो उपवाक्य होते हैं। क्या होते हैं? दो उपवाक्य होते हैं। क्या होते हैं भैया? दो उपवाक्य होते हैं, दो क्लाउजेज होते हैं। दो उपवाक्यों को एक सर्वनाम जोड़ता है आपस में। एक सर्वनाम जोड़ता है आपस में, और जो सर्वनाम जोड़ता है उसके पहले जो नाउन होता है, उस नाउन का अगले उपवाक्यों के साथ संबंध प्रकट करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। अभी जब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा तो आपको क्लियर होगा और भी बेहतरीन ढंग से। अभी जो मैंने परिभाषा बताई उसको समझिएगा। यहां लिखना है, जो सर्वनाम दो उपवाक्यों को जोड़ता है, जो सर्वनाम दो उपवाक्यों को जोड़ता है, जो सर्वनाम दो उपवाक्यों को जोड़ता है और अपने से पूर्व प्रयुक्त नाउन का, और अपने से पूर्व प्रयुक्त नाउन का, और अपने से पूर्व प्रयुक्त नाउन का, पूर्व प्रयुक्त नाउन का आगे के उपवाक्य के साथ संबंध प्रकट करता है। मैंने आपको क्या बताया? जो सर्वनाम दो उपवाक्यों को जोड़ता है और अपने से पूर्व प्रयुक्त हुए नाउन का आगे के उपवाक्य से संबंध प्रकट करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर से समझना है इस परिभाषा को मैंने क्या बताया।
जो सर्वनाम दो उपवाक्यों को जोड़ता है। एक ऐसे सर्वनाम जो दो लोगों को आपस में कंबाइन करता है। दो लोगों का मतलब है दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ता है। और अपने से पूर्व प्रयुक्त नाउन, जो प्रोनाउन से पहले जो प्रयुक्त हुआ है नाउन का आगे के उपवाक्य के साथ संबंध प्रकट करता है, उसी को बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम या रिलेटिव प्रोनाउन। अब हम आपको उदाहरण देंगे, उसकी सहायता से बेहतरीन ढंग से यहाँ पे आपको क्लियर होगा। दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय। हु गॉट द प्राइज, हु गॉट द प्राइज। गौर से समझना, यहां पे आपको गौर से समझना है। यह वही लड़का है जिसने पुरस्कार पाया। यह वही लड़का है, यह वही लड़का है जिसने पुरस्कार पाया। अब यहां पे जो मैं बताने जा रहा हूं उसको आपको ध्यानपूर्वक देखना है। हमारी परिभाषा क्या कह रही है? परिभाषा कह रही है जो सर्वनाम, एक ऐसा सर्वनाम जो दो उपवाक्यों को जोड़ता है और अपने से पूर्व प्रयुक्त नाउन का आगे के उपवाक्य के साथ संबंध प्रकट करता है, उसी को हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। गौर से समझिएगा। दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, ये एक उपवाक्य ये हो गया, ठीक। एक उपवाक्य ये हो गया, दूसरा उपवाक्य ये हो गया, दूसरा उपवाक्य या क्लॉज ये हो गया। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। जरा मैं इस हिंदी को हटा देता हूं ताकि यहां पे स्पेस हो जाए, जिससे आपको बेहतरीन ढंग से क्लियर हो जाए हर एक चीज। लिखा है दिस इज द बॉय, एक उपवाक्य ये, गॉट द प्राइज, दूसरा उपवाक्य ये। परिभाषा पे जाइए जरा। जो सर्वनाम दो उपवाक्यों को जोड़ता है, पहला उपवाक्य ये है, दूसरा उपवाक्य ये है। इन दोनों उपवाक्यों को कौन जोड़ रहा है? सर्वनाम जोड़ रहा है। ये जोड़ रहा है हु, यही तो जोड़ रहा है दोनों को, बिल्कुल जोड़ रहा है। ये हु क्या कर रहा है? दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है। अब गौर से देखिएगा, जो सर्वनाम दो उपवाक्यों को जोड़ता है और अपने से पूर्व प्रयुक्त नाउन, ये जो प्रोनाउन है, ये जो प्रोनाउन है, ये जो प्रोनाउन है, इससे पहले क्या, इससे पहले क्या है, इससे पूर्व क्या है? इससे पूर्व देखिए नाउन ही तो है। इससे पहले ये जो बॉय है ये नाउन ही तो है। ये नाउन कौन सा है? कॉमन नाउन है। यहां पे आपको समझना है गौर से। परिभाषा पे जाइए। जो सर्वनाम दो उपवाक्यों को जोड़ता है, ये हमारा सर्वनाम है जो दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है। पहला उपवाक्य ये, दूसरा उपवाक्य ये। इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? प्रोनाउन जोड़ रहा है, जोड़ता है। और अपने से पूर्व, अपने से पूर्व का मतलब प्रोनाउन से जो पूर्व है, पूर्व का मतलब पहले, प्रोनाउन से पहले क्या है? नाउन है। अपने से पूर्व प्रयुक्त नाउन, तो देखिए परिभाषा में भी कह रहा कि अपने से पूर्व प्रयुक्त, अपने से पहले प्रयुक्त जो नाउन है, देखिए प्रोनाउन से पहले जो प्रयुक्त है वो नाउन ही तो है। यहाँ पे वो प्रयुक्त नाउन का आगे के उपवाक्य के साथ संबंध प्रकट करता है। तो इस बॉय का जो संबंध है वो आगे के उपवाक्य के साथ प्रकट करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं। मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, दोबारा से देखिएगा। पहला उपवाक्य ये, दूसरा ये। इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? प्रोनाउन जोड़ रहा है जो बीच में है। अब इस प्रोनाउन के पहले क्या प्रयोग हुआ है? बॉय। इस प्रोनाउन के पहले बॉय जो है वो नाउन है। इस प्रोनाउन के पहले क्या है? बॉय। ये हमारा क्या है? नाउन है। इसी नाउन का संबंध आगे के उपवाक्य के साथ क्या हो रहा है? प्रकट हो रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन या संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो इतना आपको नोट कर लेना, उसके बाद हम आगे और भी बेहतरीन सी जानकारी आपको देंगे।
तो मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं भैया। That is the horse whom I love very much. I love very much। पहला उपवाक्य ये, दूसरा ये। इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? प्रोनाउन जोड़ रहा है। अब इस प्रोनाउन के पहले क्या प्रयुक्त हुआ है? हॉर्स। हॉर्स क्या है? घोड़ा ही, घोड़ा है। घोड़ा को क्या बोलते हैं? नाउन। हमारा हॉर्स नाउन ही तो है। अब इस नाउन का संबंध देखिए आगे वाले उपवाक्य के साथ प्रकट हो रहा है। इस नाउन का संबंध आगे वाले उपवाक्य के साथ प्रकट हो रहा है। इस नाउन क्या है? हमारा हॉर्स है, मतलब घोड़ा है। आई लव वेरी मच, बताया जा रहा है कि इस घोड़े को काफी ज्यादा प्यार करता है। तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। इसको आपको नोट कर लेना भैया। फिर अगला एग्जाम्पल है, दिस इज द मैन whose purse is lost। This is the man whose पर्स was lost। यहाँ वाच कर लीजिएगा, सॉरी, उसकी पर्स चुरा ली गई थी। पास्ट में हो चुका है ना। हाँ, गौर से देखिएगा, ये जो हुस है, हुज, पहला क्लॉज ये है, दूसरा क्लॉज ये है। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? प्रोनाउन कर रहा है। अब इस प्रोनाउन के पहले क्या प्रयुक्त हुआ है? मैन। ये मैन हमारा क्या है? नाउन है। तो इसी नाउन का संबंध इस वाले उपवाक्य के साथ प्रकट किया जा रहा है। तो ये चीज भी आपको क्लियर हो चुकी होगी बेहतरीन ढंग से। तो इतना आपको नोट कर लेना भैया। तो इसके बाद हमारा आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अगले पे चलते हैं। अगला है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? क्या होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम? प्रश्नवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम होते हैं जो प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं। कैसे वाक्य बनाते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है? तो गौर से देखिए, गौर से सुनिएगा। जैसे मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है, तो मैंने एक प्रकार का क्या किया? आपसे प्रश्न किया। मैंने आपसे पूछा आपका क्या नाम है, आपका क्या नाम है, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव।
हु आर यू, आप कौन हैं, आप कहाँ रहते हैं। ये जो हम प्रश्न कर रहे हैं एक प्रकार के, ये क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, प्रश्नवाचक सर्वनाम ही है, क्योंकि जहां पे प्रश्न किया जाता है उसी को हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन या प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं, जिन सर्वनामों से प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलते हैं या इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। यह चीज आपको क्या करनी है, नोट कर लेनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हु इज देयर, हु इज देयर, हु इज देयर। अभी मैं आपको पहचान भी बताऊंगा, अभी मैं आपको यहां पे पहचान भी बताऊंगा। होम डू यू लाइक, होम, होम डू यू लाइक। अभी मैं आपको पहचान बताऊंगा कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। होम डू यू लाइक, हुज साइकिल इज दिस, हुज साइकिल इज दिस, हुज साइकिल इज दिस, हुज साइकिल इज दिस, हुज साइकिल इज दिस। होम डू यू लाइक, हु इज देयर। विच इज राम्स हाउस, which is Ram's house, which is Ram's house, whose cycle is this, what is your father, what is your father। अब गौर से समझना, यहां पे मैंने पहला जो वाक्य लिखा है, पहला जो सेंटेंस लिखा है, पहला जो प्रश्नवाचक वाक्य लिखा है, उसको वो क्या लिखा है, हु इज देयर, होम डू यू लाइक, हु साइकिल इज दिस, विच इज राम्स हाउस, व्हाट इज योर फादर। तो ये एक प्रकार के क्या हैं, ये सभी के सभी हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। क्यों, क्योंकि देखिए याद रखिएगा, ये शब्द आपको जहां भी नजर आ जाएं, वाट है, विच है, हुस है, हुम है, हु है, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं, क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं। और ये वाक्य जहां भी आपको नजर आ जाए तो याद रखिएगा वो प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम है या इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। इन शब्दों से, ये जो वर्ड हैं, इन वर्ड से हमेशा क्या बनता है, प्रश्नवाचक वाक्य बनता है, प्रश्नवाचक वाक्य बनता है। दूसरी पहचान हमारी ये है कि वाक्य के अंत में, कोई भी सेंटेंस होगा उसके अंत में, सेंटेंस के अंत में क्या लगा होगा, क्वेश्चन मार्क लगा होगा। क्या लगा होगा, क्वेश्चन मार्क लगा होगा। अगर एक क्वेश्चन मार्क भी लगा है तब भी वो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सॉरी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। हु इज देयर, होम डू यू लाइक, हु साइकिल इज दिस, विच इज राम्स हाउस, व्हाट इज योर फादर। ये हु, होम, हुस, विच, दैट, व्हाट, ये शब्द आपको जहां नजर आ जाए तो याद रखिएगा वो हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब मैंने अगली जो पहचान बताई है वो बताया है कि जैसे मान लीजिएगा कोई वाक्य लिखा है, उसके अगर अंत में एक क्वेश्चन मार्क आपको नजर आ रहे हैं तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम ही कहलाएगा। ये इसकी दूसरी पहचान है। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी।
अब गौर से आपको समझना, ये जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं या प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। पहला है व्यक्ति और दूसरा क्या है, वस्तु है। पहला व्यक्ति, दूसरा वस्तु, इन दोनों के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। व्यक्ति और वस्तु के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। व्यक्ति और वस्तु के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। कौन से? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी बढ़िया से। अब यहां पे आपको एक चीजें और समझनी है, कुछ चीजें और समझनी। हु, होम और कौन सा, हुज। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये तीनों हमारे क्वेश्चन वर्ड हमेशा व्यक्ति के लिए ही प्रयोग किए जाएंगे। किसी व्यक्ति के लिए साथ ही ये लगाए जाएंगे। और दूसरा है हमारा विच और वाट। विच और वाट ये किसके लिए लगाए जाएंगे? वस्तु के लिए लगाए जाएंगे। किसके लिए? वस्तु के लिए। विच और वाट हमेशा वस्तु के लिए, और हुज, होम और हु ये किसके लिए? व्यक्ति के लिए लगाए जाएंगे। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो इतना आपको नोट कर लेना भैया। इतनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी। तो आज का हमारा आखिरी जो टॉपिक है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको हम बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। ये हमारा आखिरी प्रोनाउन है। इसके बाद हमारा यहीं पे प्रोनाउन टॉपिक एंड होगा। अब हम अगले वीडियो में आप सभी को पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगला वर्ब जो है, वर्ब या एडजेक्टिव जो भी होगा, मैं कराऊंगा। फिर वन एंड लास्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम हिंदी में बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। गौर से देखिएगा, निजवाचक सर्वनाम को समझने के लिए मैं आप सभी को कुछ पहचान बताऊंगा। उन पहचान को याद रखिएगा। इसके अलावा आपको इसमें कुछ करना ही नहीं है। पहचान है जिस भी वर्ड के अंत में सेल्फ या सेल्फ्स ये शब्द नजर आ जाए तो याद रखिएगा वो हमेशा कौन से प्रोनाउन होंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या निजवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। अब गौर से आपको समझना है, ये दोनों शब्द कहाँ लगे होंगे? तो ये दोनों शब्द सफिक्स पे लगे होंगे। अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए ये प्रीफिक्स और सफिक्स होता क्या है। तो यहाँ पे समझिएगा प्रीफिक्स और सफिक्स। तो याद रखिएगा जो शब्द के, जैसे मान लीजिएगा ये वर्ड है हमारा और इसके वर्ड के बाद हमारा सफिक्स लगता है, शब्द के बाद सफिक्स लगता है और शब्द से पहले हमेशा प्रीफिक्स लगता है। शब्द के पहले हमेशा प्रीफिक्स लगता है और शब्द के बाद हमेशा सफिक्स लगता है। ये हमारा शब्द है, शब्द के बाद सफिक्स लगेगा और शब्द के पहले अगर कुछ लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। मान लीजिएगा मैंने शब्द लिखा है देम,
मैंने आपको क्या बताया, शब्द के अंत में अगर सेल्फ या सेल्फ ये दोनों शब्द नजर आए तो वो हमेशा याद रखना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। देम के आगे सफिक्स पे हमें क्या लगाना है, सेल्फ लगा देना है, सेल्फ लगा देना है। जैसे ही हमने सफिक्स सेल्फ लगाया तो हमारा एक शब्द बन गया देम सेल्फ। क्या बन गया, देम सेल्फ बन गया। क्या बन गया भैया, देम सेल्फ बन गया। तो ये हमारा शब्द बन गया। तो यहां से एक चीज क्लियर हुई कि अगर आखिरी में सेल्फ नजर आ जाए या योर सेल्फ, ये देखिए यहां भी सेल्फ है, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, ये चीजें नजर आ जाएं तो याद रखिएगा वो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, वो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब ये जो दो शब्द हमने बताए हैं, पहला है सेल्फ, दूसरा है सेल्फ, ये दोनों कहां लगे होने चाहिए, शब्द के अंत में लगे होने चाहिए। तो यहां पे देखिएगा शब्द के अंत में ही तो है, शब्द के अंत में है, शब्द के अंत में है, शब्द के अंत में है। तो मैंने आपको बताया कि शब्द के सफिक्स पे लगे होने चाहिए। सफिक्स क्या होता है, शब्द के बाद जो शब्द आता है, शब्द के बाद जो चीज लगाई जाती है उसको बोलते हैं सफिक्स, और शब्द के पहले जो चीज लगाई जाती है उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। तो ये चीज भी आपको क्लियर हो चुकी होगी बेहतरीन ढंग से। यही इसकी पहचान है, इसको आपको तैयार कर लेना है। तो यहां पे एग्जाम्पल लिख लेना है, द बॉय हर्ट हिमसेल्फ। तो निजवाचक सर्वनाम का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज होती है वो अपने ऊपर ही होती है, कोई भी चीज अपने ऊपर ही वो लागू होती है, उसी को बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। यहां लिखा है द बॉय हर्ट हिमसेल्फ, द बॉय हर्ट हिमसेल्फ, लड़के ने अपने आप को चोटिल कर लिया। यहां पे लिखा है द बॉय हर्ट हिमसेल्फ, लड़के ने अपने आप को चोटिल कर लिया। तो जो लड़का है वो अपने आप को चोटिल उसने कर लिया है, मतलब वो जो चीज है वो हम ही पे लागू हो रही है, जो चीज है जो घटना हुई है वो हम ही पे लागू हो गई है, तो उसी को हम बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। यहां लिखा है द बॉय हर्ट हिमसेल्फ। तो एक तो पहचान ये हमको मिल गई सेल्फ, तो इसी से हमको मालूम हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, शब्द के अगर बाद में लगा होगा उसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। शब्द के बाद क्या लगा होगा, सेल्फ या सेल्फ्स, ये दो शब्द अगर नजर आ जाए तो याद रखना वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एक चीज आपको और भी गौर से याद रखनी है कि ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, जो निजवाचक सर्वनाम होते हैं, वो अपने ऊपर ही हर एक चीज होती है, अपने ऊपर ही हर एक चीज लागू होती है, मतलब खुद पर हर एक चीज लागू होती है। तो आज का जो हमारा आखिरी टॉपिक था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हमें आशा और उम्मीद है कि ये भी आपको बेहतरीन ढंग से क्लियर हुआ होगा। तो यहीं पे हमारा प्रोनाउन भी खत्म होता हुआ। अब इसके बाद वाला जो हमारा अगला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लास नंबर 3 में कराएंगे। तो जो भी जानकारी हमारे द्वारा दी गई है अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। और जो भी जानकारी हमारे द्वारा दी गई अगर आपको अच्छी लगी हो या कोई भी क्वेरी या आप फीडबैक देना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है, आप फीडबैक दे सकते हैं। तो इसी के साथ विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल।